हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं ईएम बेस चैप्टर नंबर 8 सेकंड फिजिक्स की बात कर रहे हैं एसएल अरोड़ा के अंदर। तो ये नोट्स जो फिलहाल तैयार किए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं उनको लेकर के बनाए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें। आपको बेहद मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इजी है और हल्का है। और लोगों को लगता है फिजिक्स टफ है, फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है यार, बिल्कुल लल्लू है फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईएम वेव्स की तरफ से। चैप्टर नंबर 8 है और इसके अंदर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जितने भी नोट्स बने हुए हैं फिलहाल बहुत शॉर्ट में बने हुए हैं और बेहतरीन नोट्स हैं। इनको अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो यहां हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड कीजिएगा। एक तो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला भाग और दूसरा है मैक्सवेल की इक्वेशन वाला भाग। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले भाग को। इसमें बहुत ज्यादा जो है ना याद करने का, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, इसमें थोड़ा याद करने का है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का। तो चलिए इसको याद करने के लिए कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करें, तो उसकी एक ट्रिक बनी हुई है। भले ये हिंदी में लिखी हुई है लेकिन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। गाओ एक्स यूं देखकर और माइक्रो रेडियो, बढ़िया है, इस तरह से गाओ एक्स यूं देखकर और माइक्रो रेडियो। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, गाओ एक्स यूं देखकर और माइक्रो रेडियो। अगर आपको ये याद हो गया ऑर्डर तो पक्का आपको आधा चैप्टर याद हो गया। गाओ एक्स यूं देखकर और माइक्रो रेडियो। गाओ का मतलब है गामा रेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गामा रेज के बारे में। ये ऑर्डर है आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको वेवलेंथ ज्यादा मिलने वाली है। इसका मतलब रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी। और अगर बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम में तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी रेड कलर की। ये नीट ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है। तो देखते हैं गाओ एक्स यूं देखकर और माइक्रो रेडियो। तो गाओ का मतलब है गामा रेज, एक्स का मतलब है एक्स रेज और यू मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, और देखकर मतलब विजिबल, और विजिबल के अंदर आता है विबग्योर, ठीक है, ये आपको पता है। और का मतलब है आईआर मतलब इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड विजिबल के बाद आती है। माइक्रो रेडियो, माइक्रो का मतलब माइक्रोवेव और रेडियो का मतलब वो रेडियो वेव्स। तो देखिए अगर आपको ये कोड याद हो चुका है ना तो आपको आधा चैप्टर याद हो गया। तो देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे, एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनका जनरेशन हो रहा है, क्या इनका यूज है, ये सब चीजें थोड़ा बहुत देख लेंगे और ये एक नंबर में पूछा जाएगा। तो फिलहाल ये चैप्टर 2-3 नंबर में का आने वाला, तो इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। जितना बताऊं आप उतना कर लेना, सफिशिएंट है। तो मैंने आपको बताया रेडियो वेव की जो सबसे ज्यादा क्या होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और आपको पता है E = hc/λ के थ्रू जिसकी एनर्जी मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। H प्लांक कांस्टेंट है और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो आप E की बात करोगे मतलब एनर्जी की, तो वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी और वेवलेंथ जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर वेवलेंथ बढ़ाते चले जाओगे तो एनर्जी घटती चली जाएगी। अगर मैं रेडियो वेव्स की बात करूंगा तो इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इट मीन्स इनकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर E = hν के हिसाब से देखा जाए तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी माय डियर सबसे कम होती है। तो बात करने वाले हैं इनकी जनरेशन किस तरह से, सोर्स क्या है इनका, इनकी एप्लीकेशन क्या है, इन सब चीज के बारे में देखेंगे। इनकी वेवलेंथ याद करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा आपको कुछ इस तरह से, देखिए हर किसी का मैंने कुछ इस तरह से लिख रखा। अगर आप बुक के अंदर देखोगे ना तो ये और भी ज्यादा लिखा हुआ, खाली मुली में कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप जो है ना वेवलेंथ रेंज को याद करें या फ्रीक्वेंसी को, किसी एक चीज को याद कर लो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना वेवलेंथ याद करें। वेवलेंथ याद करोगे तो बहुत ही इजीली आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात चल रही है और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं सी से। तो ठीक है, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ तो काम बन गया। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास C = होता है एक फॉर्मूला न्यू × लैम्डा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेवलेंथ पता ना, तो वेवलेंथ पता है आपको और C पता है तो आप फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए निकाल सकते हैं। तो क्यों ना आप एक चीज याद करो, इट मीन्स आप जो है ना याद करने की कोशिश करो वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल याद मत करो। फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी ऑटोमेटिकली।
इस फॉर्मूले के थ्रू, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो देखिए आपका आधा काम मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको किसी की भी फ्रीक्वेंसी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ याद करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद कर ली और वेवलेंथ रेंज भी याद कर ली, पता चला एक आधा घट गई एग्जाम का टाइम, फिर खत्म सारा का सारा केस। तो इसलिए बता रहा हूँ आप एक चीज याद करें, या तो वेवलेंथ रेंज याद करें या फिर फ्रीक्वेंसी। तो मैंने भी आपको रिकमेंड किया है, वो किया है वेवलेंथ रेंज पे, तो प्लीज वेवलेंथ रेंज याद करें। तो ये याद करना बेहद आसान है। सबसे पहला अगर मैं गामा रेज की बात करता हूँ, देखो मेरा स्पेक्ट्रम का कोड क्या था, गाओ। मैंने बताया ना यहाँ वेवलेंथ आपको सबसे कम मिलने वाली है, तो सबसे कम वेवलेंथ, तो पावर जितनी ज्यादा निगेटिव में होगी ना उतनी कम वेवलेंथ होगी। तो देख लेते हैं गामा रेज की। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है 10 की पावर माइनस 14 मीटर से 10 की पावर माइनस 11 मीटर तक की है। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर तो आप समझते हैं ना, ऑर्डर का मतलब ये है जैसे कोई वैल्यू 2.35 इंटू 10 की पावर माइनस 14 लिखा हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ रेंज में अगर बात करें गामा रेज की, तो इसकी 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 11 मीटर तक होती है गामा रेज की। गाइस याद कर लो, 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 11, देख, ठीक है। अब देखो मैं आपको वेवलेंथ याद कराता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि किसका क्या सोर्स है, कहां से कौन सी जनरेट हो रही है। अभी फिलहाल वेवलेंथ, तो लेट्स देखते हैं। 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 11 किसकी है, यह है गामा रेज की। तो 10 की पावर माइनस 11 पे खत्म हुई है ना, 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 11 पे खत्म हुई है गामा रेज। गामा के बाद क्या था, एक्स रेज। तो एक्स रेज कहां से स्टार्ट होगी, 10 की पावर माइनस 11 से। तो 10 की पावर माइनस 11 पे ये खत्म हुई, गामा रेज स्टार्ट होगी 10 की पावर माइनस 11 से 10 की पावर माइनस 8 मीटर तक। इसका मतलब क्या, वेवलेंथ बढ़ रही है, पावर घट रही है निगेटिव में, तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। और सही बात है, गामा रेज हम एक्स रेज की तरफ को जा रहे हैं, मतलब रेडियो की तरफ को चल रहे हैं, तो वेवलेंथ आपको बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो गाइज याद करो, गामा रेज में क्या था आपके पास, 10 की पावर माइनस 14 मीटर से 10 की पावर माइनस 11 मीटर। तो आपको एक्स रेज के अंदर कितना मिलेगा, 10 की पावर माइनस 11 से स्टार्ट करो, 10 की पावर माइनस 11 से 10 की पावर माइनस 8 मीटर। देखो यहां देखो फर्क कितने का, फर्क यहाँ 3 का, और तो यहां भी फर्क कितने का, 3 का। 14 है और यहाँ 11 है, 14 माइनस 11 मतलब 3 का फर्क है। तो यहां भी तो 3 का डिफरेंस है, 11 माइनस 8 तो वो 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं काफी हद तक। तो 10 की पावर माइनस 14 से स्टार्ट होती है गामा रेज, 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 11 तक। एक्स रेज 10 की पावर माइनस 11 से 10 की पावर माइनस 8 तक। अब इसके बाद आता है आपके पास गाओ एक्स, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट। तो ये जो रेंज है 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 7 चलती है, लेकिन 1.5 से 3.5 ये वेवलेंथ इसकी। चूंकि वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो वेवलेंथ अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर हम आ चुके हैं, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, 10 की पावर माइनस 7 मीटर से 10 की पावर माइनस 7 मीटर का ही है, ऑर्डर सेम है, ठीक है, लेकिन 1.5 से 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं 10 की पावर माइनस 7 पे एंड कर चुके हैं हम, वो भी कहां पर, 3.5। तो हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है तो वो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 से, जिसको आप 4000 एंगस्ट्रॉन्ग भी बोलते हो, ठीक है, वो 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक चलता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 से 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर तक। गाइस कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन विजिबल वाला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड ये आप सीरीज पढ़ते हो एटम के अंदर, तो वहां बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है, क्योंकि आपसे कभी कभी ट्रांजिशन दे देता है एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का, फिर पूछता है कि कौन से, है ना, कौन सी वेवलेंथ निकलने वाली है और ये स्पेक्ट्रम के कौन से भाग से लाई करती है, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है इस चीज का। तो वेवलेंथ आपको याद हो गया, वेवलेंथ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 से 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर तक होती है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड, और है ना, आपके पास जो कोड था उसमें इसका नाम था और, ध्यान दो, और मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। तो और की बात कर लेते हैं, तो ये 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 6 मीटर से 10 की पावर माइनस 3 मीटर तक की होती है। तो देखो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है ना। थोड़ा लिंक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रट लो, लेकिन थोड़ा समझ के याद करोगे तो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहने वाला है। तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर से 10 की पावर माइनस 3 मीटर तक है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव है, प्लीज इसको मेंटेन बनाए रखने की कोशिश करना। अब इसके बाद बात करते हैं आप माइक्रोवेव। तो माइक्रो 10 की पावर माइनस 3, ऊपर देखोगे आप तो 10 की पावर माइनस 3 पर खत्म हो, तो 10 की पावर माइनस 3 से 0.3 मीटर की
वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की। इसके बाद आता है लास्ट में माइक्रो रेडियो। रेडियो आता है 0.1 मीटर से 600 मीटर का, मतलब इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं आपसे एक बार फिर से गाओ एक्स पर, है ना, गाओ से ना गामा रेज ये वगैरह, फिर इसके बाद लास्ट में रेडियो। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, अगर इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है तो रेडियो की वेवलेंथ समझ लीजिएगा इतनी बड़ी है, तो इतना फर्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको मैंने फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए बिल्कुल मना कर रखा, आपको निकालना C = न्यू लैम्डा के थ्रू। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या सोर्सेज हैं, कौन सी वेव्स कैसे पैदा हो रही है और उसका क्या यूज़ है। तो सोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है गामा रेज। तो गामा रेज आपने रेडियो एक्टिव डीके के अंदर पढ़ रखा होगा, अल्फा बीटा गामा। तो गामा रेज जो होती है न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं, ट्रांजिशन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, तब निकलती है गामा रेज। तो गामा रेज जो निकलती है, दीज आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रखा, ये न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती हैं। इसका यूज क्या, देखो यूजेस तो बहुत सारे बुक के अंदर अगर आप यूज देखोगे ना तो बेइंतहा यूजेस है, 4-5 आपको यूजेस दिखा रखे हैं और बहुत सारों को तो एक्सप्लेन भी कर रखा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई एक अच्छे से याद करना है, कोई एक अच्छे से याद कर लो यूज, बस वही लिख देना। तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है आपका गामा रेज, वो ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्स रेज की मैंने वेवलेंथ की बात कर ली है, काफी जगह पर आपको एंगस्ट्रॉन्ग के टर्म में दे देता, तो भाई एंगस्ट्रॉन्ग ये आपके प्रीफिक्स वगैरह जो है, प्रीफिक्स सफिक्स, इनमें गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी। एंगस्ट्रॉन्ग को आप नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप 12th में पढ़ ले हो, इतना तो पता होगा। तो एक्स रेज की बात चल रही थी, तो एक्स रेज की जो सोर्स है, जो पैदा होती है, वो कहाँ से होती है। देखिए ये एक्स रेज प्रोडक्शन, ये आपका रोंटजन का एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने हाईली, है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एक कॉपर के टारगेट से टकरवाया था, मतलब कोलिजन हुई थी कॉपर के टारगेट पर। अगर मैं दिखाऊं डायग्राम तो कुछ इस तरह था, तो कुलीन नलिका थी और कॉपर का टारगेट था, तो टकरा के कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुए थे इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को हाई काइनेटिक एनर्जी के जो रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, रिफ्लेक्ट हुए थे, इन, है ना, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को ही आपने एक्स रे का नाम दिया था। ठीक है, तो सोर्स क्या, सडन डिक्लेरेशन ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मेटल टारगेट। तो ये टारगेट था मेटल का, आपको एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल नहीं जाना, बस बता रहा हूं आपको थोड़ा याद रहे। तो ये आपका मेटल का टारगेट था। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे बहुत फास्ट, है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी से, टकराने के बाद जो निकले, इनको कहा गया एक्स रेज। ठीक है, एक्सरे का इस्तेमाल आपको पता है कहाँ किया जाता है, बहुत सारे आप एक्सरे कराते हो बॉडी पार्ट्स के। ठीक है, तो वहाँ इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन वही है। तो एक्सरे का जो इस्तेमाल किया है सबसे ज़्यादा, वो किया था मेडिकल में, और रेडियोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको पता है यूवी रेज, जो हमारी ओजोन लेयर है, यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि ये स्किन कैंसर कर देती है। अगर हमारी स्किन पर आके गिर जाए तो हमारी बॉडी में स्किन कैंसर प्रोड्यूस कर देती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये अल्ट्रा वायलेट रेज। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल याद नहीं करी, वेवलेंथ में आपको पहले ही याद करा चुका हूँ। इसका सोर्स की बात कर लेते, तो इसका सोर्स क्या, दीज आर प्रोड्यूस बाय वेरी हॉट बॉडीज एज सन। जैसा कि सन है, बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी है, तो उसके अंदर से ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, या फिर स्पेशल लैंप होते हैं, कुछ स्पेशल लैंप ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो यूवी रेज जनरेट करें, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर उनसे ये जनरेट होती है, ये कह सकते हैं। इसका यूजेस क्या, टू प्रिजर्व द फूड स्टफ, खाने वाली चीज़ें होती हैं तो उनके संरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विजिबल की बात कर रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम आपको पता ही है, आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर छोटा सा पार्ट है आपका विजिबल। तो विजिबल की बात कर लेते हैं, तो इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है, देखो विजिबल स्पेक्ट्रम का होता जब आपके पास एटम के अंदर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपके शेल्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन नीचे को आएंगे, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बोहर का पोस्टुलेट नंबर 3, तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, मान लेते हैं 2 से 1 में आ रही है, तो वो एच न्यू के बराबर होता है। एच न्यू क्या है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब रोशनी होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये स्पेक्ट्रम के या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगी, या इंफ्रारेड में जाएगी, या विजिबल में जाएगी। तो ये जो आपका एच न्यू है, मतलब रोशनी है, तो कब निकली है ना, कब निकली है, विजिबल स्पेक्ट्रम आपका कब प्रोड्यूस हुआ,
जब एक्साइटेशन हुआ था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का, या फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तब जो आपका स्पेक्ट्रम मिला। तो स्पेक्ट्रम 3 भागों में मिल सकता है, विजिबल में भी मिल सकता है आपको, इंफ्रारेड में भी, और आपका अल्ट्रावायलेट में। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं विजिबल की, तो वहां से आपको विजिबल लाइट देखने को मिलती है। तो इट इज प्रोड्यूस बाय द एटॉमिक एक्साइटेशन, मतलब यही है हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जाना, फिर इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाना। ठीक है, तो यूजेस क्या है इसके, इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो विजिबल लाइट के थ्रू ही प्रोसीड कराई जाती हैं आगे को। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इनके यूजेस बेनतहा हैं यार, बहुत सारे यूज हैं, क्या करूं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो मैंने आपका कोई एक यूज लिख दिया, तो कम से कम एक यूज तो याद हो ही जाना चाहिए यार, प्लीज। आगे बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। ओ माय गॉड, यहां तक पहुंच गए हम। इंफ्रारेड की बात अगर करें तो वेवलेंथ आपको याद करा चुका, फ्रीक्वेंसी मैंने बिल्कुल मना कर दिया याद करने के लिए। तो ये कैसे इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दीज आर प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज, ये भी हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, एंड मॉलिक्यूल्स जो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उनसे निकलती हैं ये होटी होटी वेव्स, जिनका नाम है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो ये इनको हीट वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप धूप में खड़े हो जाते हैं ना, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं अपने आप को, तो आपको गर्मी लगती है ना, तो जो गर्मी लग रही है ना माय डियर, वो इन वेव्स की वजह से ही लगती है, इंफ्रारेड की। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, लिख रखा मैंने इसका। अगर यूजेस की बात करें तो ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस आपको पता है ना, अलग अलग मौसम में अलग अलग मौसम के सब्जियां उगाना, फल उगाना, तो ये ग्रीन हाउस होता। ग्रीन हाउस के अंदर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता। तो इन द ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट वार्म, है ना, प्लांट को गर्म रखने के लिए आप ग्रीन हाउस में इसका इस्तेमाल करते हो, और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, जैसे कि बहुत ज्यादा बादल हो रहे हैं, क्लाउडी मौसम है और आपको पीक चाहिए अच्छा सा, तो क्या होता, इंफ्रारेड जो है ना वो बिल्कुल आर पार निकल जाती है क्लाउड्स के, और आपको अच्छी सी फोटो मिल जाती है। अब आती है माइक्रोवेव की बारी। तो माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव वेवलेंथ आपको बता चुका हूँ, याद करा चुका हूँ यार, बताया नहीं, याद कराई है। सोर्स की अगर बात करें माइक्रोवेव के, तो ये प्रोड्यूस होती हैं वैक्यूम ट्यूब के, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। तो वो वैक्यूम ट्यूब जैसे कि आपके क्लिस्ट्रॉन्स, तो उनसे ये जनरेट होती हैं, कौन सी, माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहाँ है, तो ये आप रडार सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल करते हो, और आजकल तो आपने देखा होगा होटल के अंदर, या फिर आप यूं कहें घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन लगे हुए होते हैं, उनके अंदर भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है रेडियो वेव, वेवलेंथ याद करा चुका हूँ नो डाउट। अब बात करते हैं सोर्स की। तो ये एक्सिलरेटिंग और एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज बहुत तेजी से मूव कर रहा है किसी सर्किट के अंदर, है ना, फ्लक्चुएट कर रहा है, वो ऑक्सिलरेट कर रहा है किसी सर्किट के अंदर, आगे पीछे मूव कर रहा है, तब रेडियो वेव्स निकलने स्टार्ट कर देती है ना। तो रेडियो वेव्स निकलते हैं, जितने भी ट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर यही होता, चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज ना मूव कराया जाता, टू एंड फ्रो एक्सिलरेट कराया जाता वायर्स के अंदर, या फिर आप ये कहें सर्किट्स के अंदर, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। और आपको पता है रेडियो वेव्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, रेडियो के अंदर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर अगर हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो आपको रेडियो वेव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो माय डियर, ये एक पार्ट था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या एक्चुअल में, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ये पता भी होगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, सनलाइट के अंदर जितने भी पॉसिबल वेव्स है ना, उनको एक सीरीज वाइज रख दिया गया है, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो गई, उसी को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सनलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैक्सवेल साहब कह चुके हैं, तो इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो क्या प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखवा रखी हैं, आपको सब याद हो जाएंगी, देख लेना भी याद हो जाएंगी, मेरे बताते बताते आपको क्लियर पक्का याद हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखते रहें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सिलरेटेड चार्ज एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। पहली बात ये, जब बहुत है तेजी से चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तब ये जनरेट होती हैं। तो एक्सिलरेटेड का मतलब ये है कि बहुत फास्ट मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल, तब जनरेट होंगी माय डियर, क्या जनरेट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरी बात, इन वेव्स को मूव करने के लिए, ये वेव जो होती हैं
इनको मूव करने के लिए कोई स्पेशल मीडियम नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं और ये मीडियम के अंदर भी ट्रैवल कर जाती हैं। ऐसे नहीं है सारे मीडियम के अंदर ट्रैवल कर जाए, जिनके अंदर से कर सकती हैं उनके अंदर से कर जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें मीडियम चाहिए ही चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। देखिए सनलाइट की बात कर लें, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्पेस में से चल के अर्थ तक आ जाती है। तो खुद सोचिएगा यार, स्पेस में क्या हवा है? क्या कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है पत्थरों के अलावा, बस कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है वहां पर, पत्थर ही पत्थर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां से यहां तक आ जाती हैं, अर्थ तक। अर्थ के ऊपर तो एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर क्रॉस कर आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर जो बना हुआ पूरा का पूरा मटेरियल से बना हुआ, गैसेस हैं तरह तरह की। तो इसका मतलब ये है गैसेस के अंदर से भी क्रॉस होकर आ गई और वैक्यूम में से भी आ गई। तो ऐसा तो नहीं है ना प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, शर्त नहीं है ये। अगला क्या है, हमसे क्या कह रहा, दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपको बता चुका हूं ईएम वेव्स की बात चल रही है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है ऊपर वाला और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, और दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जो मूव करती है वेव आगे को मूव करती है, तो जो मूवमेंट की डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो दोनों वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, ना कि सी की वैल्यू। सी की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो होता है E/B। वो पॉइंट भी इसके अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर वेव इस तरफ को प्रोपोगेट करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। और इनकी अगर वेलोसिटी की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए, तो c इज इक्वल टू 1/√μ0 μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर नंबर आपका 4 है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर शुरुआत में पहले या दूसरे पेज में मैंने इस रिलेशन को प्रूफ करा रखा। रिलेशन तो नहीं आएगा, लेकिन ये वैल्यू पूछी जाएगी, एमसीक्यू में भी पूछ सकता। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, की अपने साथ एनर्जी ले जाती हैं। आपने देखा इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो आपकी बॉडी पर हीटिंग इफेक्ट, बॉडी क्या पूरे के पूरे जहां पर स्ट्राइक करती है ना आकर, उसको गर्म कर देती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन उनकी खास बात होती है, ये वो अपने साथ एनर्जी लेकर चलती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी व्हेन ट्रेवल इन द स्पेस एंड आर इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली शेयर्ड होती है। अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे यू है ये, तो ये UE + UB इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस और मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। बाय द वे इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होती हैं, तो UE = UB। इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई, फॉर्मूले याद रखने हैं। UE इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो होती है वो आपको पता है 1/2 ε0 E² के बराबर होती है। ये हमने कैपेसिटर के अंदर भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैपेसिटर के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको यहाँ याद करने हैं यार, कोई PhD नहीं करनी है इसमें, याद करनी, बस याद कर लो इनको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको मैं प्रूफ करा चुका हूँ, बाय द वे इसका प्रूफ नहीं करा रखा, लेकिन इसका प्रूफ आप याद कर लो। देखो यहाँ ε0 है ना, E² मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है। बस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में ε0 मल्टीप्लाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड में μ0 आता ना, वो डिवाइड में, बस इतना देखो। इसके बाद आता है दीज वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम में ट्रांसपोर्ट करती हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला था P, और P जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये ध्यान से रखना। और मोमेंटम को आप P = mv के हिसाब से भी देखते हो, लेकिन अगर एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो U = PC होगा। P क्या मोमेंटम, C क्या स्पीड ऑफ लाइट। तो C अगर आपको P चाहिए तो C को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो U/C = हो जाएगा आपका मोमेंटम। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आई आपको? अगर दिक्कत आ चुकी है यहाँ तक तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डिस्कशन करो यार, अपने डाउट दूर करो। आपका डाउट है पूछो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। अगला, दीज वेव्स आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होती है भाई, ऐसा तो नहीं है आपको धूप करंट मारती हो ऐसा तो नहीं है धूप में आप खड़े हो गए और आपको करंट लगनी शुरू हो जाए, ये ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसका मतलब दीज वेव्स आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हैं। सो दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नॉर्थ और साउथ, अगर यहाँ से EM वेव्स निकालोगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ साउथ की तरफ को मुड़ जाए, कुछ नहीं होगा। क्यों मुड़ेंगे यार? अगर चार्ज होगा तो मुड़ेंगी ना, चार्ज ही नहीं है तो सीधे निकल जाएंगे, खत्म कहानी।
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं ये दोनों की दोनों। इसके बाद करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट। जो आपको रोशनी दिखाई देती है, जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से दिखाई देते हैं। किसकी वजह से दिखाई देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, मतलब ई की वजह से दिखाई देते हैं। एमसीक्यू के लिए तैयार रखें, इंपॉर्टेंट है। दीज वेव शोज प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी हमारी ईएम वेव शो करती हैं। पोलराइजेशन। अच्छा, साउंड वेव के बारे में थोड़ा बता दूं। साउंड वेव भी सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं, बट पोलराइजेशन शो नहीं करती, क्योंकि पोलराइजेशन वही शो करता जो ट्रांसवर्स नेचर का होता, जबकि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। ये मजा आ गया आपको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन की। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ओमेगा की बात करोगे तो आपको पता है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। के की वैल्यू निकालोगे, के कॉन्स्टेंट, तो ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, ई नॉट जो है यहाँ पर पी की वैल्यू है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बजाय निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो आपके पास फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में लिखना चाहूँ इक्वेशन, तो सेम आ जाएंगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बी नोट क्या है, ये पी की वैल्यू है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बता चुका हूँ मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये आपका अगर स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के का रेशियो लेना पड़ेगा। देखिए, ये E मैंने एक बार तो E अपॉन बी लिख रखा और एक बार लिख रखा E नोट अपॉन बी नोट। तो E अपॉन बी कब इसके बराबर होगा? जब फेज सेम होगी, दोनों वेव्स सेम फेज में चलेंगी। कैसे? मान लेते हैं E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, और ऐसे B इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब देखिए दोनों की दोनों सेम फेज में है ना, तो ऐसे ये कट जाता, तो यहाँ से E अपॉन बी आ गया ना, वही C के बराबर होता। तो E अपॉन बी बराबर है, जब कट जाएगा तो E नोट अपॉन बी नोट बराबर है E अपॉन बी बराबर है C के। ठीक है, ध्यान रखें कब? जब फेज सेम है, अदरवाइज नहीं। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आ रहा है वो E क्रॉस बी के डायरेक्शन का आ रहा है। E क्रॉस बी ये फॉर्मूला नहीं है, इनके क्रॉस के ना डायरेक्शन, जो क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन आता है ना वेक्टर का, वेक्टर है आए तो 11th में पढ़ा गया, तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद डायरेक्शन आता है ना रिजल्टेंट का, वो है डायरेक्शन वेव के प्रोपोगेशन का। कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की। इसके बाद बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो, मैंने आपसे कह रखा था कि 2 पार्टों में आपका ये पूरा चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने वही बताया और उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस का। इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशन ना, आपको सारी इक्वेशन याद है। मैक्सवेल ने जो एक्चुअल में किया था ना, वो सारी इक्वेशन आपको याद है। तो मैक्सवेल फाउंड दैट ऑल मैग्नेटिज्म कैन बी कहाँ गया? मैक्सवेल फाउंड दैट ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो इन 4 फॉर्मूलों के थ्रू आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। पहला है आपका गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है आपसे? गॉस थ्योरम आपको अच्छे से पता क्या कहती है। गॉस थ्योरम का मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि ये अगले चैप्टर का काम है, ये अलग चैप्टर है गॉस थ्योरम के लिए। तो गॉस थ्योरम चैप्टर नंबर 1 मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना है, इसने डायरेक्ट मैंने थ्योरम लिख रखी है। थ्योरम क्या कहती है बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट दिस इज Q प्लस Q, और ये किसी है ना, ये किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, तो कहा गया इस सरफेस से जितना भी फ्लक्स निकलने वाला फाई, वो इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है ना E एनक्लोज्ड, उसका 1/ε0 टाइम्स होता। ठीक है, खत्म भाई। क्या फाई इज इक्वल टू आ गया Q/ε0। तो जितना भी चार्ज है ना, तो टोटल फ्लक्स जो पास हो रही है इस सरफेस से, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स है। खत्म। तो ये आपके निकल कर आया गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या इसके फायदे रहे हैं, है ना, तो वो देख लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में पहला ये है कि द चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर, अगर आपके पास कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है, इंसुलेशन
आपको पता है इंसुलेटेड उसको बोलते हैं, है ना, इंसुलेटर उसको बोलते हैं जो करंट पास नहीं करा सकता, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, और क्या क्या है यार, बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, तुम्हारे कपड़े भी हैं। तो वो चीजें हैं जो करंट पास नहीं करा सकती हैं, सबके सब इंसुलेटर की कैटेगरी में आती हैं। प्लास्टिक का पेन आप यूज कर दो, इंसुलेटर, ठीक है। तो अगर चार्ज आप इंसुलेटर पर दोगे ना, तो इंसुलेटर के सरफेस पर आएगा, कहाँ आएगा, सरफेस पर आएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेज में पहला है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि जितना भी फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, सपोज दैट एक चार्ज ये है प्लस Q1 और ये Q2, तो फोर्स जो होता है वो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू, है ना, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके बाद आता गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो देखो मैक्सवेल की इक्वेशन कौन सी थी, पहली जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो है आपकी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के अंदर जो गॉस लॉ था वो उसका दूसरा है, पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आपने पढ़ रखा था भाई, मैग्नेटिज्म के अंदर ही है ये B.ds इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही तो था कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी मैग्नेट मिल जाए जिसके पास नॉर्थ हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपको हमेशा जोड़ा मिलेगा, और कपल ही होना जरूरी है भाई, कपल का होना बेहद जरूरी है। साउथ और नॉर्थ मिल जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि मोनोपोल मतलब कोई एक ही पोल आपको मिले, तो इसमें कपल होना बहुत जरूरी है। साउथ और नॉर्थ दोनों मिलने चाहिए। अगर आपको एक मिलेगा ना तो समझ लीजिएगा कि मिल ही नहीं सकता यार, मैंने कहाँ से कह दिया मिल जाएगा, बिल्कुल गलत बोला, नहीं मिल सकता। आपको कोई एक पोल की मैग्नेट मिल ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो गया तो भाई मजा आ जाएगा यार, एक पोल की मैग्नेट मिल जाएगी आपको। तो आपको बिल्कुल मोनोपोल ना एग्जिस्ट नहीं करते, कोई एक पोल बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस लॉ इंप्लाइज दैट द आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स और मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट या फिर डू नॉट एग्जिस्ट। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, हमेशा जो है ना आपको पेयर में मिलेगा। पेयर का मतलब समझते हैं, आपको जोड़े में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या आपके पास, और थोड़ा इसको साइड से कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, यहां तक हो गई बात आपकी। इसके बाद जो तीसरा मैक्सवेल का इक्वेशन है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, अगर आपके पास दो कॉइल है और एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, इसके अंदर अगर आप AC जनरेट करा दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसको कट कर दें, गैल्वेनोमीटर लगा दो, इसको कट करना शुरू कर दें, तो इसके दोनों सिरों पर, है ना, EMF आ जाएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उसने कहा था फैराडे ने कि EMF जो होता है ना, EMF जो आया है, सेकेंडरी कोइल की बात कर लें यहाँ, तो सेकेंडरी कोइल में जो EMF आया है ना, तो वो जो है ना प्राइमरी कोइल में जो करंट चेंजेस हुई हैं, करंट की वैल्यू अप डाउन हुई है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस आएंगे। या फिर यूं कहें, यहाँ पर एक अगर आपके पास सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब निकलेंगी यहाँ से तो ये भी फ्लक्चुएट करेंगी, और जब ये फ्लक्चुएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कोइल को टच करेंगी तो सेकेंडरी कोइल में भी फ्लक्चुएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जाएंगी। फ्लक्चुएटेड का मतलब है कंबरती मैग्नेटिक फ्लक्स जाएंगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कोइल के अंदर एक EMF आ जाएगा, ठीक है। तो यूं कहें, ये तो मैंने आपको कोइलों के थ्रू समझा दिया, आप मैग्नेट के थ्रू भी समझा सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना किसी कंडक्टर के अंदर से, तो उस कंडक्टर के अंदर EMF आ जाएगा मेरे दोस्त, चाहे आप कितनी भी जिद कर लो, EMF तो आना ही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे को, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। देखो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है, इसलिए है चोंचले हो रहे हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था, उसने ये कहा था कि अगर लाइन इंटीग्रल कर दोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स होता है टोटल करंट का, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म जो होती है वो टोटल करंट के अंदर आता है। आपके पास कंडक्शन करंट और ड्रिफ्ट नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आपको IC प्लस ID मिल जाता है, और ID की वैल्यू जो सॉल्व करके निकाली जाती है वो निकाली जाती है एप्सिलॉन नॉट d phi e। तो phi मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन dt, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो जो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है यही इनकंसिस्टेंसी है जिसको हमें प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला, बस ये कर लो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दिस लॉ इंप्लाइज दैट नॉट ओनली कंडक्टिंग करंट बट अ डिस्प्लेसमेंट करंट
एसोसिएट विद अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल कंडक्शन करंट या कंडक्टिंग करंट ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे। भाई फ्लक्चुएटेड है ना, फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। एक बार फिर से, फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएटेड का मतलब क्या, जो फील्ड लगातार चेंज हो रही है, तो फ्लक्चुएटेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कब होगी, जब फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसका मतलब फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। इसी चीज का हम प्रूफ देखेंगे। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था बता देता हूं। देखिए, इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ना हर जगह एप्लीकेबल नहीं हुआ था। जब मैक्सवेल ने लगाने की कोशिश की ना तो कैपेसिटर पर आकर फेल हो गया था वो। तो उन्होंने कहा यार कैपेसिटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि यहाँ पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों आ गई मैग्नेटिक फील्ड? तो उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड आई है तो क्यों आई है। तो इनकंसिस्टेंसी तो पढ़ता हूं मैं आपको लाइन टू लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the line integral of magnetic field BDL along any closed loop is equal to mu naught times of the total current। ठीक है, तो B डॉट DL ही तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बिल्कुल सिंपल वाला है ना। मैक्सवेल प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये पूरी तरह से कंसिस्टेंस नहीं है, फिक्स नहीं है, ये इनकंसिस्टेंस है। अब उन्होंने प्रूव करा कि ये इनकंसिस्टेंट है। इसको प्रूव कैसे किया? उन्होंने करने के लिए एक सिस्टम बनाया। यहां पर आपने ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर आपने एक लूप बनाया C2 और एक कैपेसिटर के बाहर जहां पर वायर थी वहां पर आपने एक लूप बनाया। तो मैं यहां बनाकर दिखा देता हूं। ये कैपेसिटर है और आपने ये बाहर एक लूप बना रखा और यहां पर आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, प्लस माइनस, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। तो होगा क्या, यहां पर IC करंट मतलब कंडक्टिंग करंट निकलेगी और यहां तो करंट होगी नहीं क्योंकि यहां तो बीच में स्पेस रहता है कैपेसिटर में। तो मैक्सवेल ने देखा कि यहां पर करंट जा रही है, तो हमें पता करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रख दिया जाए तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के चारों तरफ। अच्छा, ये वायर है ना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर यहाँ पर मैं कंपास रख दूं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ रखूं तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी? अच्छा, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यहाँ पर कोई करंट नहीं है तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस यही इसके अंदर ट्विस्ट है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। बट बाय द वे यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या आया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो करंट है। इसका मतलब जो आपके पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, सॉरी ये B डॉट DL है ना, वो म्यू नॉट I कंडक्टिंग करंट प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ और ऐड होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने प्रूफ किया। तो देख लेते हैं, मैं आपको लाइन टू लाइन बता देता हूँ। कभी आप शिकायत करो कि मज़ा नहीं आया, तो अब आएगा मज़ा। तो मान लेते हैं लूप C1 जो है वो बाहर है, C2 जो है, तो C1 की बात कर लेते हैं। तो C1 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और यहाँ पर I जो है ना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट है। तो बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर तो भाई हमें पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है ना, जो आपके पास लूप है उस लूप के अंदर जो करंट होती है टोटल, उसका आप म्यू नॉट टाइम्स करते हो। तो यहाँ पर करंट कितनी है? I, तो आपने I का म्यू नॉट टाइम्स कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर C2 पे बात करोगे तो है ना, अभी फिलहाल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से क्या यहाँ पर कोई करंट है? इसमें कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना आना चाहिए? 0, है ना। एज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्वल। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब भाई यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ गई। आपके दिमाग में ये विचार आ सकता कि भाई हाँ, कहीं पर 0 भी आ सकता, कहीं पर 0 नहीं आ सकता। मैं कहूँगा आपका विचार बिल्कुल आना लाजमी है, लेकिन माय डियर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 आ गया ना यहाँ, है ना। इसका मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय द वे यहाँ पर जब मैग्नेटिक कंपास रखी गई थी ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आई थी। तो वो बताओ मैग्नेटिक फील्ड फिर कहाँ से आई जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आया मैग्नेटिक कंपास में? तो उस चीज का तो प्रूफ है। इसका मतलब उस बेसिस के हिसाब से आप कह रहे हो कि यहाँ पर 0 आ गई, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। इक्वल आनी चाहिए थी,
तो ये एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ गई, मैंने अंडरलाइन कर रखा। अब इसका मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन क्या हुआ भाई, एम्पियर ने प्रूफ करके देख लिया, बाहर लगा कर देख लिया एक बार, और एक बार इसके अंदर लगा कर देख लिया, तो अंदर जो है ना बाहर वाले के इक्वल नहीं आया, तो ये इनकंसिस्टेंसी है ना। बाहर जो है वो आपके पास म्यू नॉट आई है, तो अंदर क्या है, अंदर 0 है, जबकि अंदर 0 नहीं होना चाहिए। ये मैक्सवेल की बात कर रहा हूँ, मैक्सवेल ने कहा कि अंदर 0 नहीं होना चाहिए, एम्पियर सर्किट लॉ ने कहा अंदर 0 होना चाहिए। मैक्सवेल ने कहा अंदर 0 नहीं होना चाहिए, अंदर 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आया है। तो यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ चुप हो गए, भाई मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया तो यार कुछ तो करंट होगी, तो उस करंट के लिए ही मॉडिफिकेशन किया गया। तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया दैट अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो सकती है बस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है ना, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड एक करंट है ना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगातार है ना बदल रही है, कभी इधर को है तो कभी इधर को, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक करंट अपने पास रखती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या, ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड ए करंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यहां तक बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आईडी, उसका एक स्पेशल डेफिनेशन वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो जो फ्लक्स आने वाली है दैट इज कॉल्ड, सॉरी जो करंट आने वाली है वो करंट कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, जहाँ पर डी फाई ई अपॉन डी टी तो रेट इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये कैसी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे तो यहाँ डी फाई बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, और यहाँ अगर ई लिखा हुआ तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम बात। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही तो प्लीज इसको लैंडस्केप मोड पे चलाएं, तो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा आपको डेटा लिखा हुआ। तो मॉडिफाइड फॉर्म की अगर बात करेंगे तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या हुई भाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल करंट क्या होनी चाहिए अब आई सी प्लस आई डी, मतलब यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी ना, मिसिंग टर्म वो आपके पास म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में थी। कहाँ थी, यहाँ थी, कहाँ चली गई, गायब हो गई, यहाँ थी। तो यहाँ पर जो करंट थी वो थी आपके पास आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, पता लग गया। अब इस करंट को प्रूफ कर रहे हैं है ना, तो कंसिस्टेंसी कैसा आएगी, मतलब एक जनरल फॉर्म कैसा बनेगा, कैसा कंसिस्टेंसी आएगी है ना एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर जो कि मॉडिफाइड है। तो फॉर लूप C1 की अगर बात करें हम, यहाँ की अगर बात कर रहे हैं तो इट एनक्लोजेज ओनली कंडक्शन करंट, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट है, यहाँ पर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो जो आपके पास एक नॉर्मल है ना मॉडिफाइड फॉर्म थी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रख दो 0, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में है। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है ना, जब आपने वैल्यू लगाई आई डी की 0 तो आपको जो बाहर मिला वो मिला म्यू नॉट आई सी। ठीक है, ये मेरा नाम है और ये कोचिंग सेंटर है, प्रिपरेशन कोचिंग सेंटर। अगर लूप 2 की बात करेंगे, इसके अंदर की बात करेंगे, C2 है, मैं लिखा नहीं यहाँ। अगर 2 की बात करेंगे तो 2 के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है। कंडक्शन करंट वो है जो सिर्फ वायर के अंदर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट वो है जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। तो भाई अब कैपेसिटर की प्लेट की बात कर रहे हैं ना लूप C2 की, तो इसके अंदर तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, सिर्फ आईडी है, कंडक्शन करंट नहीं है। तो यहाँ पर आप कंडक्शन करंट को 0 रखोगे, 0 रखने के बाद आपने देखा म्यू नॉट आई डी निकल कर आ चुका है। आई डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो आई है वो अल्टीमेटली किसकी वजह से आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से चेंज हुआ है, जो आपने बैटरी लगा रखी है उसकी वजह से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आईडी जो है वो आईसी के इक्वल है। वो आईडी आईसी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेकंड जो है ऊपर जो जनरेट की गई है इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ है ये इक्वेशन फर्स्ट, इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब हर जगहों पर लग गया अब ये रूल। पहला तो यहाँ नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ भी लग गया और यहाँ भी लग गया। तो अब कंसिस्टेंसी आगे नहीं आ गई। तो यही है कंसिस्टेंसी किस में, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर। अब मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। जो ड्रिफ्ट बार बार निकल रहा है यार, ड्रिफ्ट है क्या यार, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बार बार दिमाग में से आ जाती है, वो ही निकल जाती है मुंह में से एकदम से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ।
तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी अगर इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब सिग्मा जो होता है ये होता है Q अपॉन A। जैसे ही आप सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A रखोगे तो आपके पास E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ गया। आपको पता करंट जो होता है वो चार्ज है ना dQ अपॉन dt के बराबर होता है, तो Q तो आपको मिल गया, T आपको नहीं है। तो आपने पहले क्या किया, Q को बिल्कुल सेपरेट कर लिया, तो ये हो जाएगा EA और एप्सिलॉन नॉट बाहर, और आपने dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। इधर भी आपने है ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और आपने इधर भी कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ये आपका करंट बन जाता है। तो ये करंट जो बनी है इलेक्ट्रिक, अब देखो ये EA जो है ये है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E, तो फाई E और यहाँ पर dt मतलब टाइम के साथ जो है चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती है ना, तो उसकी वजह से एक करंट आ गई, dQ अपॉन dt मतलब एक करंट आ गई, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। चलिए आपका ये भी खत्म हो गया। तो बिल्कुल ईजी है यार, कोई फिजिक्स आपको यार डरावनी लग रही है, खाली मुली में आप डरते रहते हो फिजिक्स। अबे कोई डरावनी नहीं है फिजिक्स, कितनी इजी है यार फिजिक्स। आपको कुछ करना ही नहीं, बस समझ लिया पूरा का पूरा, मैंने आपको ऐसे समझा दिया यार, बिल्कुल उंगलियों पर आ गया होगा आपके। अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2-3 बार वीडियो को देखें, शेयर करें दोस्तों को अपने यार। वो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपका ही चैनल है। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पता लग गया कि क्या पता लग गया, मैंने बहुत पहले बता दिया कि ऊपर कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और है जो है कि ये शो करके दिखाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर के, ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से है। लॉन्गिट्यूडिनल कैसी होती हैं वेव्स, कुछ इस तरह से होती है ना, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, लेकिन ट्रांसवर्स होती है इस तरह की, जिसके अंदर क्रस्ट एंड ट्रफ के रूप में चलती हैं। तो हम जो है ये देखना चाह रहे हैं कि EM वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की हैं कि नहीं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बदलनी चाहिए। देखिए अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने वाला नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनाएगा, ट्रांसवर्स नेचर की वेव नहीं बनाएगा, या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करवानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज होनी चाहिए। और वैसे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके थे, वहाँ हमने रेडियो वेव्स जनरेट करवाई थी, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यूं कहें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे थे ना, तब रेडियो वेव्स जनरेट हुई थी। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल बतानी है। अगर वेरिएबल आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी, और अगर वेरिएबल नहीं आती है, फिक्स आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होंगी। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक पैरेलल पाइप आपने बना लिया जिसका नाम है AB, यहाँ से O A B C D E F G, O A B C D E F G, ये आपके पास एक पैरेलल पाइप है, और इसमें से इस तरह से निकल के जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, ठीक है। जब निकल के जा रही है तो हम कह रहे हैं कि आपके पास ये जो है EX है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, मान लेते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलो मत निकालो, इसके अंदर से मत निकालो, बस ये कहो कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस तरफ को है EX, तो इस सरफेस से इस तरह से निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएटेड हुआ, मतलब बदलने वाला हुआ, बदलने का मतलब ये है कि इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड EM वेव जनरेट करेगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ गए ना, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका, यूं कहें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलने नहीं वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलता हो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ना बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड EM वेव जनरेट नहीं कर सकता। ये बात आप कान खोल कर सुन लें, ठीक है। हमारे पास क्या था, ये पैरेलल पाइप था। अब आपने क्या किया, इसके अंदर ना देयर एक्सिस पैरेलल टू 3 एक्सिस XYZ, जो हमारे पास पैरेलल पाइप है ना, तो इसकी जो एक्सिस है वो XYZ के पैरेलल है। इंपोर्टेंट लाइन क्या है, वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग X एक्सिस, वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो X एक्सिस के अलोंग कर रही है। तो जो वेव फ्रंट आएगा वो किस में आएगा, YZ प्लेन में। जब इस तरह से वेव जा रही है तो वेव फ्रंट किधर आएगा, यही तो है आपके पास, फिर YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में जब X एक्सिस में जा रही है यार, तो YZ प्लेन में तो आपका वेव फ्रंट निकल कर आएगा।
तो वेव फ्रंट ध्यान रखें वाई जेड प्लेन पर आएगा। लेट ओ ए बी सी इज ए वेव फ्रंट एट टी इज इक्वल टू 0। तो देखो वेव फ्रंट ना शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो ये वाला वेव फ्रंट जो है टी इज इक्वल टू 0 पर है और ये वाला वेव फ्रंट जो है वो टी टाइम पर है। ठीक है, दोनों की बात बता दी मैंने, वेव फ्रंट बनाकर दिखा दी है। अगर मैं बात करता हूँ लेट एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ पैरेललोपाइप इज जी एस, है ना, एरिया जो है ना सेम है, मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ एक रफ डायग्राम। तो हर फेस का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर तो कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब इससे टोटल फ्लक्स जो निकलेगी वो 0 निकलेगी। तो ई डॉट डी एस जो निकलने वाला वो कितना निकलने वाला, 0। तो लगा देते हैं इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो हमने कह दिया ई एक्स जो है वो आपका यहाँ पर है, ई एक्स आपका यहाँ पर, और यहाँ पर जो आया वो आया आपके पास ई डैश एक्स। ठीक है, अरे यार मिट गया, अरे कैसा है यार तू, मिट जाता है। यहाँ पर आपका ई डैश एक्स इस वाले सरफेस पर, यहाँ पर है आपका ई एक्स। ठीक है, तो हम ई डॉट डी एस लगा रहे हैं, मतलब क्या, आप लगा रहे हो गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप सारे सरफेसेस के लिए लगाओगे, आप इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए भी लगाओगे, इस वाले सरफेस के लिए भी लगाओगे, सामने वाले सरफेस के लिए भी लगाओगे, और इस वाले सरफेस के लिए भी लगाओगे, ऊपर वाले सरफेस के लिए भी लगाओगे, नीचे वाले सरफेस के लिए भी लगाओगे। तो आपके पास टोटल सरफेस कितने, 6। तो 6 के 6 सरफेसों के लिए आपने लगा दिए। देख लेना, बिल्कुल मिलाकर देख लेना, बिल्कुल आपने 6 के 6 सरफेसेस के लिए लगा दिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड माना इस तरफ को, तो मुझे बताओ इस वाले सरफेस जो ऊपर है सरफेस, इसमें जो एरिया वेक्टर आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, जब आप इसको खोलोगे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आता है ई डी एस कोस थीटा, और थीटा कितने रखोगे यहाँ पर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब वो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है, एरिया वेक्टर उनका, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली, मतलब ई डॉट डी एस नहीं मिलने वाला, 0 मिलने वाला। तो आप देखोगे तो ऐसे आपको ऐसे 4 सरफेस मिल जाएंगे, एक तो ऊपर वाला, ऐसे एक नीचे वाला, और ऐसे एक लेफ्ट वाला, ये वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और एक ऐसे सामने वाला। तो आपको 4 सरफेस मिल जाएंगे, सिर्फ ये 2 सरफेस छोड़ के, एक तो ये वाला सरफेस और एक ये सरफेस। इन दोनों सरफेस को छोड़कर बाकी सभी सरफेस 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब बाकी सभी सरफेसों पे, 4 सरफेसों पे वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 0 0 और 0। सॉल्व करके देख लेते हैं, आइए क्या 0, यस आपको 0 मिल गई। कहाँ मिल गई, 4 सरफेसेस पर आपको 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 सरफेस पे वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखो हमें चाहिए एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की बात करते हैं। अगर इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो भी इस तरफ। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर डी एस जो है ई डैश एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ की बात करते हैं, यहाँ है आपके पास ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर किधर को होगा, पीछे की तरफ को, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो इस सरफेस के लिए एंगल बना 180 डिग्री। तो आपने सबकी वैल्यू 0 रख दी, और आपने क्या किया, 2 सरफेस के लिए आपने वैल्यू रख दी है। एक की आ गई ई एक्स से लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये 180 डिग्री बना रहा था, याद होगा आपको। और ये है आपके पास ई एक्स ई डैश एक्स, मतलब इस वाला, ये वाला सरफेस, ओवरऑल 0। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे cos 180 की, तो cos 180 वैल्यू होती है -1। जैसे -1 इस साइड में रखोगे इक्वल 0 है, तो माइनस वाला इक्वल के दूसरी साइड में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये दो इस तरह से हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है एरिया इक्वल है, तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तो इसका मतलब ई डैश एक्स जो है वो ई एक्स के बराबर आ जाएगा। ओ माय गॉड, जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गया। जिस चीज का हमें डर था, जिस चीज का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, वही बात हो गई। जिस चीज का डर है वो हो गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक, मतलब स्टेशनरी है, मतलब चेंज नहीं हो रहा अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस ईएम वेव्स। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ईएम वेव जनरेट नहीं कर सकता। अगर ईएम वेव जनरेट हुई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। जब फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ईएम वेव जनरेट हुई है ना, तो इसका मतलब फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ईएम वेव जो होगी वो किस नेचर की होगी भाई, फ्लक्चुएटेड मतलब ऊपर नीचे हो रहा, तो ये होती है ट्रांसवर्स। तो इसका मतलब ईएम वेव जनरेट हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का। तो ये फिर यूं कहें
यूं कहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो इस चैप्टर में कुछ था क्या यार? कुछ भी नहीं था, खाली मुलीमर हो रहे थे। चैप्टर कंप्लीट कराओ, चैप्टर कंप्लीट कराओ। चैप्टर बहुत इजी है, 1 घंटे के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, सबको शेयर मार दें, और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के थैंक्स तो बोल सकते हैं यार। अच्छा मैं चलता हूँ, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।